देन इसके बाद ये जो रिनमेन ग्रीन्स कलर आएंगे ना बेटा, ये टेस्ट है, बोरेक्स स्पीड टेस्ट जब हम पढ़ेंगे ना उसमें आएंगे, वो भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। अब आप सेकंड इसमें कंपाउंड लिखना बेटा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये लास्ट कंपाउंड होगा, फिर हम एप ब्लॉक पर आ जाएंगे। ZnSO4.7H2, जिंक सल्फेट हेडिंग डालें बेटा, ZnSO4.7H2। इसको हम कॉमनली व्हाइट विट्रियल, कलर व्हाइट होगा, जैसे ब्लू विट्रियल था CuSO4, ये व्हाइट विट्रियल है, व्हाइट विट्रियल। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड सिंपल, फर्स्ट जिंक प्लस H2SO4, तो ZnSO4 प्लस, है ना, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ZnSO4 एक्वस, उसको हमें क्रिस्टलाइजेशन करना होगा, तो फिर हमें व्हाइट क्रिस्टल्स मिल जाएंगे ZnSO4.7H2 पे, तो जिंक प्लस H2SO4 ले सकते हैं। जिंक ऑक्साइड को भी रिएक्ट करा सकते हो बेटा H2SO4 के साथ, तो Zn सॉल्ट बनेगा, ZnSO4 प्लस वाटर बनेगा ना, प्लस वाटर बनेगा। जिंक ऑक्साइड को H2SO4 से रिएक्ट कर सकते हैं, एंड जिंक कार्बोनेट को भी, जिंक कार्बोनेट को H2SO4 से रिएक्ट करा दो, तो यहाँ पर क्योंकि अब एसिड है और कार्बोनेट है, CO2 गैस निकलेगी, है ना, H2SO4 के साथ, तो जिंक सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस, CO2 गैस। तो ये प्रिपरेशन मेथड हो जाएगा जिंक सल्फेट का, जिसका कॉमन नेम है व्हाइट विट्रियल, फॉर्मूला होता है ZnSO4.7H2, ZnSO4.7H2, ठीक है, ZnSO4.7H2। इसके बाद प्रॉपर्टीज, ठीक है, properties. First that is colorless. It is colorless. Crystalline solid, which is soluble in water. ठीक है, दूसरा, it is isomorphous. Isomorphous बताया था, isomorphous क्या होता है? It is isomorphous with MgSO4.7H2O. It is isomorphous with MgSO4.7H2. MgSO4.7H2O के साथ ही आइसोमॉर्फिज्म शो करता है, आइसोमॉर्फस है, सेम स्ट्रक्चर है ना। और MgSO4.7H2O का नेम आपको पता होगा, इप्सम सॉल्ट, इप्सम, है ना, ये हमने पहले भी लिखा हुआ है, इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट। ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शंस तो आप कंप्लीट कर सकते हैं ना, मैं रिएक्टेंट दे रहा हूं, आप कंप्लीट करें, जैसे ZnSO4 प्लस NaOH, ठीक है, ZnSO4 प्लस NaOH, सॉरी, ये कंप्लीट कर लिया क्या बेटा? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रिएक्शन लिखी हुई है नीचे, ये कंप्लीट कर ली तो मैं रख कर दूं इनको। ठीक है,
तो ये करना, इसके बाद हीटिंग करना बेटा ना, ZnSO4.7H2। पहले हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर हीट करते हैं 280 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एंड फिर हीट करेंगे 600 डिग्री से 600 डिग्री से। देखो ये रिएक्शन पहले देख लो, यहाँ पर ZnSO4 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ ZnOH होल ट्वाइस का पहले वाइट पीपीटी फॉर्म होता है ना, प्लस Na2SO4 तो बन ही जाएगा, Na2SO4 है ना। देखो एक्चुअल में ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस था, जिंक हाइड्रोक्साइड का इनसॉल्युबल सॉल्ट बना, प्लस Na2SO4 तो एक्वस हो गई। अब अगर हम इसको ZnOH होल ट्वाइस की रिएक्शन NaOH के साथ कर दें, है ना, एक्चुअल में ये एक्सिस में ले लिया जाए, एक्सिस में, तो चलो इसको बाद में कर लेंगे। अब यहाँ देखो, अगर ये एक्सिस पे ले लिया तो ये तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है ना बेटा, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। तो जब ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर Na2 ZnO2 है ना, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मतलब डिसॉल्व हो जाएगा, पहले पीपीटी देगा फिर डिसॉल्व हो जाएगा एक्सेस ऑफ NaOH में, Na2ZnO2 है ना, प्लस वाटर। ये रिएक्शन एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ZnSO4 एक्वस प्लस NaOH, हाइड्रोक्साइड बना जिंक जो इनसॉल्युबल होगा, देन हाइड्रोक्साइड फिर NaOH के साथ Na2ZnO2 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वाटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें व्हाइट और फिर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, और इसके नीचे में हीटिंग बता देता हूं आपको कि ZnSO4.7H2O को जब हम हीट करते हैं इनिशियली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो होगा क्या कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटेंगे, ये होगा ZnSO4.6H2, एंड फर्दर हीट करने पर 280 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एनहाइड्रस कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ZnSO4 बचेगा। एंड फिर जब हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से SO3 गैस निकालनी है, मतलब जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस SO3 गैस निकलेगी, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस SO3 गैस। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, नोट करें, एंड हेडिंग डालना फिर F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे पॉइंट्स प्रॉपर्टी में ही है। हाँ बेटा, ग्रीन विट्रियल जब अपलोड कर लें तो बेटा बताएं। अब हम जब एफ ब्लॉक स्टडी करेंगे बेटा, उसमें स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी ही रेफर करोगे ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी कभार एक क्वेश्चन बना हुआ है तो एनसीईआरटी ही रेफर करना उसके लिए। तो मेन जो प्रॉपर्टीज है एफ ब्लॉक की वो हम लिख लेते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई,
साइज पर रिसेंटली जेईई मेंस 2019 में भी आया था, है ना। तो उसके लिए हमें ऑर्डर पता होना चाहिए बेटा, मतलब कि हमें ऑर्डर वाइज एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो क्या आपको 4f और 5f सीरीज लर्न है, याद है ऑर्डर में, कि सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, है ना। इधर लिखना आप हेडिंग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, है ना। ये मेनली है कहां पर, थर्ड बी ग्रुप में, थर्ड बी ग्रुप, है ना। दे ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन थर्ड बी ग्रुप्स, इसलिए सबसे बड़ा जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का वो थर्ड बी है, ठीक है। दो सीरीज है, एक है 4f सीरीज, जो स्टार्ट होगी लेंथेनम के बाद से, सीरियम से, है ना, 58। क्या ये नोट कर लिया, मैं रफ कर दूं कंप्लीट, फिर से लिखता हूं उसको। ठीक है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ठीक है, 68, 69, 70, 71, एटॉमिक नंबर 71 तक है बेटा 4f सीरीज, है ना। 4f सीरीज एंड 5f सीरीज, 5f सीरीज, है ना, थोरियम से स्टार्ट होगी 90, वन जीरो थ्री तक। ठीक है, कैसे याद रखेंगे बेटा, ऑर्डर में याद रखना जरूरी है। कैसे याद रखेंगे, एक दो लाइन में बता दे रहा हूँ हिंदी में। यहां से जैसे सीने पर नदियां, है ना, न्यू डायनी में एनडी, नदियां से आएगा एनडी, सीने पर नदियां, पीएम, प्रेम की से कोई मतलब नहीं है, समाई, एसएम, समेरियम है बेटा ये। यूं ही गदगद, गदगद का मतलब होता है बेटा गार्डन गार्डन, ना। तब दिल, डीवाई, हुआ, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, गदगद तब दिल हुआ, यूं ही, है ना, दिल हुआ, और तुम यूं भी लाजवाब हो, और तुम यूं भी लाजवाब हो, है ना। तो किसी की तारीफ हो रही है, तो याद कैसे रखेंगे बेटा, सीने पर सीरियम पर पीआर, नदियां, एंडिक सिंबल भी याद रख गए तो आप रेडियस का क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक है।
और इसको हम कैसे याद रखते हैं बेटा? थोड़े पापड़ यूं नापो, ना कोई सेंटेंस याद रखना है बस। पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता, एनडी से होगा, नाश्ता लाओ, लॉरेंसियम। तो थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम अमेरिकम प्यूरियम बर्केलियम, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, फ्रांच ये परमियम है, मैडम मॉडी मैंडलीफ के नाम पर नहीं, एमओ सॉरी एमओ नहीं होगा बेटा यहाँ पर, है ना, एमडी होगा, मैंडलीवियम है। फरमाओ में भी गलत कर दिया मैंने, एफएम आएगा क्योंकि फ्रांशियम नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, एनडी एंड लॉरेंसियम। तो ये ऑर्डर वाइज याद रखना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट से आप याद रख सकते हो बहुत आसानी के साथ बेटा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे लिख के याद हो जाएगा आपको। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं भी लाजवाब हो, फिर ऐसे थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, क्योंकि तो अभी मैं बताऊंगा एक 90 में क्वेश्चन आया था जिसमें इसी ऑर्डर पे एक रेडियस का क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए किस एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है, किस एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा ट्रिक्स ये वाली, जिससे आपको एलिमेंट्स को ऑर्डर वाइज याद रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए 4F सीरीज का ऑर्डर है ना, 5F तो फिर भी अभी तक कुछ नहीं पूछा गया और इसमें बहुत ज्यादा जनरलाइजेशन भी नहीं है, इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट 4F सीरीज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्लीटेड ना, एलिमेंट्स तो आपके पास होंगे। एक बार फिर बोल देता हूँ हिंदी में, शायद समझ में नहीं आ रहा हो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं भी लाजवाब हो, यहाँ पर थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, इसका एक और था, तुम्हें पढ़ाऊं यूं, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐसे फरमाते मैडोना, रहने दो छोड़ो, यही ठीक है। ठीक है, चलो तो रफ कर दूं मैं, कंप्लीटेड, रफ कर रहा हूँ बेटा। ओके, अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये इनमें एक तो n-2 जो सेल होगा उसमें s2 तो पूरा भरा होगा, p6 भी भरा होगा, d10 भी भरा होगा, लेकिन f1 से 14 तक जाएगा। इनका जो डिफरेंशिएटिंग शेल है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, वो कहां एंटर कर रहा है? f सब शेल में, n-2 में। फिर n-1 में s2 होगा, p6 होगा, d0 या 1 भरता है और ns2 भरता है। एक तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, या n-2 f12 40 n-1 d01 ns2, ये हो जाएगा इनके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन। मतलब n-2, जैसे अगर मैंने n की वैल्यू 6 ले ली
तो 4f 1 to 14 भरेगा, 5d 0 या 1 होगा, और 6s2 भरेगा, 6s2 भरेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? 6s में नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इनके डिफरेंशिएटिंग सेल में, और वो है n-1 f1 to 14 में। ठीक है, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के एंटर करने पर ही हम इनको किस में रखते हैं बेटा? f सब शेल में या f ब्लॉक में रखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा n-2 में। ये हो गया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं लेता हूं पहले तो लेंथेनाइड्स, लेंथेनॉइड्स है ना, जो हमारी 4f सीरीज भी है, 4f सीरीज भी है, और इनको हम कहां से कहां तक रखते हैं? तो ये सीरियम 58 से लेकर कहां तक थे बेटा? लुटेशियम 71 तक, ये एलिमेंट्स थे। ठीक है, 4f सीरीज। सबसे पहला है इसमें कॉन्फ़िगरेशन ही ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ज़ीनॉन अंदर भर जाएगा, इसके बाद आएगा, अब देखो सब ये 6 पीरियड है बेटा, तो 6 यहाँ रखो, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, मतलब 4f 1 से 14, जीनोन के बाद 4f 1 to 14, 5d 0 या 1, और 6s2, ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जीनोन 4f 1 to 14, 5d 0 1 और 6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं सीरियम का बेटा ना 58, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जीनोन पहला इलेक्ट्रॉन 4f1, ठीक है, जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54, तो 4 और भरने हैं आपको, 4f1, 5d1, 6s2। सीरियम का आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? क्योंकि इनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी, 4f 5d और 6s की एनर्जी कंपेरेबल होगी, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अब जो अगला एलिमेंट है सीने पर, मतलब pr59, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा जीनॉन, और अब ये 4f3 है ना, सीधे 4f3, 4f2 नहीं होगा, 4f3 6s2 होगा, डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देखो क्या हुआ, एक और नया इलेक्ट्रॉन आया, तो वो 4f2 होना चाहिए था, डी का इलेक्ट्रॉन भी अंदर जाएगा, तो 4f3 6s2 होगा। तभी हमने लिखा ना कि डी 0 या 1 होगा, डी 0 या 1 होगा, इसलिए बहुत एक्सेप्शन है इनमें। ठीक है, 59। तो ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है? इनके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आई ब्लॉक की है बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड्स के लिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है ना, तो इसके जैसे आप जैसे मैं गैंडेलियम ले लो ना, जीडी जो था, जीडी, इसका एटॉमिक नंबर, जीडी का एटॉमिक नंबर कितना था बेटा? 64, तो जीनॉन भर जाता है 4f7, है ना, हाफ फिल्ड है ये, यहाँ पर 4f7 हाफ फिल्ड होगा, है ना, और इसके बाद 5d1 एंड 6s2, 5d1 एंड 6s2। ठीक है, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह से एग्जांपल्स आप नोट कर लें, एनसीईआरटी में सारे कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं, इसलिए अपन सारे नहीं लिखेंगे बेटा, है ना, अब एक बार वहां से रेफर कर लेना। इन जनरल जरूरी याद रखें, इन जनरल कि 1 to 40 d 5d01 6s2। हाँ, सबका अलग होगा, सबका अलग याद रखना होगा।
ट्रेंड फॉलो होती +3 ऑक्सीजन स्टेट में, 4f1 2 3 4 5 इस तरह से, जब उनकी +3 ऑक्सीजन स्टेट होगी। देखो अगर आप सीरियम का जीडी जो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड है उनको याद रख लो तो काम हो जाएगा, फिर सारे एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है। हो गया, ये मैं रफ कर दो। अब आप सेकंड लिखना बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट से ही क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी कहां पर, केवल लेंथेनाइड में, एक्टिनाइड में ये भी नहीं रह जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट नोट करें, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ठीक है, पॉइंट लिखना। इन lengthenoids, in lengthenoids, in lengthenoids ऐसे लिखें बेटा, La थर्ड, lengthenum थर्ड एंड lengthenoid Ln थर्ड, है ना। आई एम रिपीटिंग, इन द lengthenoids La मतलब lengthenum है और Ln पूरी सीरीज lengthenoids को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन द lengthenoids La third and Ln third compounds are predominant species, predominant species, Ln third are predominant species। इसका मतलब इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ये सारे +3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर। सेकंड लिखना बेटा, occasionally +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained। occasionally +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained, are also obtained। occasionally +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained। ठीक है। अब जैसे इनकी सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है बेटा, +3 है, जो मोस्ट कॉमन है। जैसे एग्जांपल लें हम किसका, सीरियम का, है ना। सीरियम, सीरियम 58 कॉन्फ़िगरेशन लिखा था जीनॉन 5f1 4f1 5d1 और 6s2। तो इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +3, ये मोस्ट कॉमन है। अच्छा, Ce+4 ये स्टेबल है, स्टेबल इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम, ठीक है। तो सीरियम +4 क्यों, क्योंकि अगर मैंने ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा एक्वस में। तो अब इसको किसका सपोर्ट होगा, हाइड्रेशन का, क्योंकि जो F का इलेक्ट्रॉन है इसमें बहुत ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है बेटा, तो इसको रिमूव करना के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो कंपनसेट करने के लिए हमें यहाँ पर एक एनर्जी चाहिए, वो होगी हाइड्रेशन एनर्जी। तो स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगी बेटा, सीरियम। मतलब एक डेटा है कि सीरियम +4 से सीरियम +3 के लिए जो E0 की वैल्यू है वो +1.7 समथिंग है। मैं वैल्यू देके बता देता हूँ, इट इज +1.74 वोल्ट, है ना। अब E0 अगर पॉजिटिव है मतलब सीरियम +4 से इलेक्ट्रॉन को गेन करके +3 में आसानी से जा सकता है।
आसानी से जा सकता है। तो सीरियम की सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी बेटा? +3। अच्छा, अब यहाँ पर इसका हो रहा है बेटा रिडक्शन, तो ये किसकी तरह काम करता है? ये काम करता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। Cerium+4 वर्क करता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि खुद रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा बेटा? है ना, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर, ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है बेटा, है ना, ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि इसकी ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 1.74 वोल्ट, जो कि पॉजिटिव है। अगर ई नॉट पॉजिटिव होगा तो हम जानते हैं ना कि डेल्टा जी क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो जाएगा इसके लिए। तो सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जाए सबसे ज्यादा स्टेबल, तो आप क्या बोलोगे कि Cerium+3 ज्यादा स्टेबल है। Cerium+3 ज्यादा स्टेबल है। Cerium+4 कब होगी? क्योंकि आपको यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना बेटा, तो एक्वस मीडियम में हाइड्रेशन एनर्जी के सपोर्ट के साथ Cerium+4 स्टेबल होगा। ठीक है, पूरे एलेंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? +3, है ना, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें अपन आ रहे हैं अभी। तो मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, मैंने जो बोला था, इन द लेंथेनॉइड्स Leth3 एंड Ln3 compounds are predominant species। देन हमने दूसरा पॉइंट लिखा था, occasionally +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained। occasionally 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 +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained। ठीक है, ये नोट कर लिया बेटा। चलिए नोट करें। अगर ये आपने नोट कर लिया है तो आगे इसके नीचे नोट पॉइंट लिखना बेटा। सीरियम के लिए हमें एक पॉइंट करना है, सीरियम के लिए नोट डाल के लिखे, सीरियम के लिए एक पॉइंट लिखे, इंपॉर्टेंट है, सीरियम से ही क्वेश्चन आया है जेई में। लिखे बेटा सीरियम के लिए, नोट करें। द फॉर्मेशन ऑफ Cerium+4 इज फेवर्ड बाय, द फॉर्मेशन ऑफ Cerium+4, the formation of Cerium+4 is favored by its noble gas configuration। I am repeating, the formation of Cerium+4 is favored by its noble gas configuration, but it is a strong oxidizing agent, देखो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा आपको, but it is a strong oxidizing agent, reverting to its most common +3 oxidation state, reverting to its most common +3 oxidation state। Cerium+4 स्टेबल है, एक्वस में स्टेबल है, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है बेटा। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, जीनोन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि Cerium+3 से अपने आप +4 में चला जाएगा। देखो आप,
ई नॉट की वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव है, अगर मैं उल्टा करूंगा तो ई नॉट नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अपने आप +3 से +4 नहीं जाएगा, मतलब सीरियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। सीरियम +4 अपने आप इलेक्ट्रॉन गेन करके प्लस ई नॉट पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव की वजह से सीरियम +3 में जा रहा है। तो सीरियम +4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ये अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में लौटता है। ठीक है, सीरियम +3 जो पूरी ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है सबसे कॉमन, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। इसमें एक और पॉइंट लिखे नोट में ही, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट नोट करें बेटा, सेकंड पॉइंट नोट करें। द ई नॉट वैल्यू, द ई नॉट वैल्यू, द ई नॉट वैल्यू फॉर CE+4/CE+3, ये लिखना CE+4/CE+3, the E naught value for CE+4/CE+3 is plus 1.74 volt, plus 1.74 volt, which suggests that it can oxidize water, which suggests that it can oxidize water, which suggests that it can oxidize, it can oxidize, it can oxidize water, it can oxidize water। ठीक है, इसमें लिखना बेटा however the reaction rate is very slow, however the reaction rate is very slow, however the reaction rate is very slow, and hence, however the reaction rate is very slow and hence Cerium+4 is a good analytical reagent, and hence Cerium+4 is a very good analytical reagent, analytical reagent, analytical reagent। Cerium+4 is a very good analytical reagent। देखिए, जब भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता करना हो किसी भी रिएक्शन के लिए, तो हम बोलते हैं कि RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही हम पता करते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो जब हमें एक ऐसी रिएक्शन मिले जो स्लो रेट से हो रही है, तब हम डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा। आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे कि बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शंस को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शंस को डिटरमाइन नहीं कर सकते जो ईयर्स में हो रही हैं, है ना। कोई 1 साल में 2 साल में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कोई विद इन सेकंड्स हो रही है, तो उनको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनके मैकेनिज्म को पता नहीं कर सकते। तो वो रिएक्शंस जो एक फाइनाइट टाइम में हो रही होंगी, उनको, उनके लिए हम एनालिसिस करना या मैकेनिज्म पता करना बहुत इजी होगा। तो सीरियम को यूज करते हैं बेटा, क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, स्लो है। ठीक है, याद रखना। इसमें कुछ और ऑक्सीडेशन के पॉइंट्स में जोड़ रहा हूँ एग्जांपल में, ये नोट कर लीजिए। और अगर नोट कर लिया तो मैं रफ कर दूं क्या बेटा, कंप्लीट बोर्ड रफ कर दूं क्या, एक बार बताएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। हाँ चलो रफ कर दो। अब देखो, जैसे टीबी है ना, टीबी, टीबी। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या था बेटा टीबी का, बताओ। 65। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जीनॉन 4f7 5d1 और 6s2। ठीक है, टीवी का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हाँ कितना है, जीनॉन 4f9 है, 5d0 है ना, ये है। तो टोटल अपने पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7, हाँ 4। तो Tb+4 जो होगा बेटा, ये जीनॉन 4f7 हो जाएगा। अब 4f7 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसलिए Tb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है। जैसे Cerium+4 में एग्जिस्ट कर रहा था ना, वैसे ही TbB+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। यूरोपियन EU ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन से आप देख लेना, कुछ ना कुछ हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होगा।
बाई बी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बाई बी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। जैसे बाई बी का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा, 70 होगा ना, ये तो लास्ट था ना, यूं भी लाजवाब, यूं भी लाजवाब लगते हो, तो वाई बी है ना, कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन होगा 4f14, 4f14 पूरा भर चुका होगा, 4f14, 5d0 और 6s2 है बेटा। थोड़े से ये कॉन्फ़िगरेशन याद करने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। देखो अब इसमें से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बाई बी +2 आएगा, तो जीनॉन 4f14 बचेगा। अब 4f14 फुलफिल्ड है, तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये Yb+2 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करेगा, लेकिन इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही है। ये जाएंगे किसमें, ये दोनों जाएंगे +3 में, मतलब +2 शो कर रहा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, +2 शो कर रहा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, लेकिन इनका कन्वर्जन होना किसमें है, +3 में। अच्छा, अब अगर आपके पास एनसीईआरटी की टेबल है ना, तो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा बेटा, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है मेंस लेवल पे। ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास है, देखो सबसे पहले तो लेंथेनम +3 शो करता है, केवल +3 लेंथेनम, बट लेंथेनाइट सीरीज से जहां से स्टार्ट होती है वो हो गया लेंथेनम। इसके बाद पीएम प्रोमीथियम, ये +3 शो करेगा, है ना, पीएम ये +3 शो करेगा। फिर अपने पास जीडी गैडोलिनियम, ये भी +3 शो करेगा, गैडोलिनियम, ठीक है। देन हॉल्मियम एंड इर्बियम भी +3 शो करते हैं, हॉल्मियम और इर्बियम भी +3, ओनली +3 की बात कर रहा हूं मैं, केवल जो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, और ल्यूटेशियम। तो ये एलिमेंट्स हैं ओनली +3 ऑक्सीजन स्टेट शो, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी में हमने देख भी लिया कि कोई +2 भी कर रहा है, +4 भी कर रहा है ना, सीरियम भी +4 कर रहा था, बट जो ओनली +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं वो लेंथेनम है, पीएम, जीडी, एचओ, ईआर और एलयू, ठीक है। इसमें अगर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है और सब कुछ छोड़ना है तो केवल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लो इस एफ ब्लॉक में बस, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 16 सीआरक्यू का, सीआरक्यू क्वेश्चन नंबर 16। यहां कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेम अ मेंबर ऑफ लेंथेनाइट सीरीज व्हिच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है वो है बेटा सीरियम, क्योंकि सीरियम 58, कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन, है ना, 5f1, 4f1, सॉरी मैं बार बार 5f लिख देता हूँ, 4f1, 5d1 और 6s2। तो जब हम सीरियम को +4 में लेके जाएंगे तो ये जीनॉन बचेगा, ठीक है, इनर्ट गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए सीरियम वेल नोन है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो 16 का आंसर होगा बेटा Ce+4 या सीरियम, सीरियम, ठीक है, सीरियम। और ये एग्जांपल्स नोट कर लिए होंगे ना, ये रफ कर लो। इसके बाद आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर जो लास्ट इसमें बचा हुआ है, और वो इसी का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 34, सीआरक्यू का क्वेश्चन नंबर 34, मल्टीपल चॉइस है बेटा, है ना, एमएडी टाइप का है ये,
मोर देन वन, करेक्ट। ए ऑप्शन। बताए आंसर क्या होगा बेटा, एक बार ट्राई कर लो आप। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सीरियम की समझ में आ गई है तो आप आसानी से कर देंगे आंसर। ये जेई का क्वेश्चन है, एडवांस का। एसीडी, एसीडी क्यों आ रहा है बेटा? एबीडी, हाँ एबीडी आंसर होगा, एबीडी होगा। यहाँ 4f14 नहीं होगा ना बेटा, केवल ये देखो 6s2 है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसलिए 4f14 हाफ फुल फील्ड में +2। जब +3 में आएगा तो 4f13 हो जाएगा। देखो इसका ए है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम आर +3 एंड +2। कॉमन ऑक्सीडेशन, मोस्ट कॉमन नहीं बोला, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब सीरियम, देखो सीरियम +3 भी शो कर सकता है और +4 भी शो कर सकता है, तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, है ना। बी, द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज मोस्ट स्टेबल देन +4, बिल्कुल सही है ना। सीरियम की +3 ज्यादा स्टेबल है +4 से, स्टेबल, तो ये भी सही था और ये भी सही था। सी पे आओ, द +4 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन एक्वा सॉल्यूशन। नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था कि एक्वा सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें हाइड्रेशन एनर्जी का सपोर्ट चाहिए, तो सी तो इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा +4 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सीरियम इज नोन इन सॉल्यूशन। अच्छा, सीरियम +4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमने ये देखा कि सीरियम +4 जाता तो किसमें है, सीरियम +3 में ही है, क्योंकि इसकी E0 की वैल्यू कितनी है, प्लस है 1.74, तो ये रिएक्शन तो फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। मतलब क्या होगा कि जो डी ऑप्शन था अपना, डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन के लिए ये करेक्ट होगा। आंसर हो जाएगा बेटा ए बी डी, ए बी डी। इनकरेक्ट पूछता तो फिर सी आंसर लगा देते, ठीक है, इनकरेक्ट पूछेगा तो सी आंसर लगा देते। सॉरी, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सी इज इनकरेक्ट, अरे इनकरेक्ट ही तो पूछा है, तो आंसर सी हो जाएगा। देखो अगर ये करेक्ट होगा तब मल्टीपल चॉइस होगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं अगर, तो ए बी डी। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीरियम इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट होगा तो आंसर हो जाएगा सी। बात समझ गए, है ना। तो आप जैसे भी करें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब करेक्ट क्वेश्चन आएगा तो एबीडी आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और अगर इसको सिंगल चॉइस में पूछा गया है तो वहां करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, है ना। इनकरेक्ट पूछा गया है तो आंसर सी हो जाएगा। बेटा अभी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप कंफ्यूज हो जाएंगे आगे चल के, इसलिए आंसर सी कर लीजिए, है ना, आंसर सी कर लीजिए। चलो अब इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें लिखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बताओ क्या क्या होगा एटॉमिक रेडियस। बेटा जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ग्रुप में, है ना, कहां से कहां तक, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक, तो क्या हो रहा है, 4f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना बेटा, 4f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जिससे z इफेक्टिव तेजी से बढ़ेगा। z इफेक्टिव तेजी से बढ़ने से, देखो नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है, नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ शेल सेम है क्योंकि सेम पीरियड है, 4f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, पुअर शील्डिंग बढ़ रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज डिक्रीज होगा।
और इसी साइज को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। इसी साइज के डिक्रीमेंट को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने पर 4f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से Z इफेक्टिव बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल सेम है, तो साइज डिक्रीज कर जाता है। इसी डिक्रीमेंट को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। किसका बेटा? वो एक्सेप्शन है EU का, है ना। इसकी जो साइज है वो 199 पिकोमीटर होती है, मतलब बीच में सडनली बढ़ जाती है, सडनली बढ़ जाती है। मतलब अगर हम ग्राफ बनाए, मतलब यहाँ पर साइज और यहाँ एटॉमिक नंबर का, तो ये ग्राफ ऐसे डिक्रीज करेगा, फिर एकदम से बढ़ेगा, फिर डिक्रीज करेगा, है ना। सीरियम एक्चुअल में ये सबसे ज्यादा है। रहने दो, ग्राफ गड़बड़ कंफ्यूज हो जाओगे, मैं डेटा बता देता हूँ, है ना। देखो क्या है कि सीरियम सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही गदगद, तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। यह है, तो साइज डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, बट ये इंक्रीज कर जाएगी सबसे ज्यादा, फिर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, पूरा साइज डिक्रीज करता जाएगा। तो जो ऑर्डर है फाइनली वो क्या है? सबसे ज्यादा किसका साइज है बेटा? EU का, सबसे ज्यादा EU का साइज है। फिर आता है सीरियम, फिर PR, फिर ND, फिर PM, फिर SM, फिर GD, फिर TB। NCERT में डेटा दिया है बेटा, देख लेना आप। TB, देन TY, देन HO, देन ER, देन TM, देन YB, देन LU, है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज है, साइज का डिक्रीमेंट। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा, जिसमें आपको एक्सेप्शनली ये याद है, EU का साइज सबसे ज्यादा है। 4f7 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से एक्सेप्शनली साइज ज्यादा होगा। ठीक है, नोट करें। समझ गए ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 4f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होता है, वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। 5f इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज डिक्रीज होगा, वो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। 4f और 5f में ज्यादा जो ग्रेटर इफेक्ट होगा वो 5 का होगा, क्योंकि 5f की शील्डिंग 4f से भी पुअर होगी बेटा, 5f 4f से भी ज्यादा दूर होगा, है ना। इसलिए जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो और डोमिनेटिंग होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। 5f कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट टू एलिमेंट ज्यादा होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जितना नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऊपर से नीचे भी साइज लगभग बराबर हो गया था, जैसे हम देखा था टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जिसमें EU की साइज सबसे ज्यादा होगी बेटा, ये याद रखिएगा। देखो अब मैं इसको बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन कैसे दिया था इन्होंने मेंस में, ये रफ कर दो ना ऊपर का। मेंस 2019 में पूछा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, है ना। तो ऑप्शंस दिए गए थे, तो मैं बस एक ही ऑप्शन लिख दूंगा। देखो एक्चुअल में ऑप्शन में क्या क्या था, एलिमेंट देखने पड़ेंगे मुझे। EUCE, EU मान लो ND है, HO है ना, ऐसे लिख लेते हैं अपन, और CE है। और मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज
अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो वैसे तो आप कर देंगे क्या कि सीरियम सबसे पहले आ रहा है, फिर एनडी आएगा, फिर एचओ आएगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग। लेकिन ईयू का क्या है, एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले तो आएगा ईयू, देन सीरियम, ठीक है, देन एनडी, और सबसे बाद में एचओ। एचओ हॉल मीन, ये एनर्जी का क्वेश्चन साइज का ऑर्डर होगा। ये आप देखना जेई मेंस 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन तभी बन पाता जब एक एक्सेप्शन याद होता और ये सीरीज याद होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ याद रखें, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम यूं भी लाजवाब हो। तो रेडियस के लिए बस ये ऑर्डर याद रखना आपको, रेडियस के लिए। हो गया बेटा, रफ कर दो चलिए, है ना। तो इसमें नेक्स्ट लिखना बेटा, बेसिक नेचर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस मैं वही ले रहा हूँ। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। देखो मेटल है तो इनके इन लेंथेनाइड्स को एलन से कर रहा हूँ, है ना। OH होल थ्राइस टाइप का ये क्या बनाएंगे बेटा, ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड एलन OH होल थ्राइस टाइप के ये हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करेंगे। और इनका बेसिक नेचर जो होगा, बेसिक नेचर डिक्रीजेस along the group, बेसिक नेचर डिक्रीजेस along the group। जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा वैसे वैसे बेसिक नेचर क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा, है ना। मतलब अगर मैं LaOH होल ट्वाइस थ्राइस को ले लूं तो ये मोस्ट बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक। और LuOH होल थ्राइस लीस्ट बेसिक होगा। तो इनका बेसिक नेचर डिक्रीज करता है, हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, चलो तो ये नोट करें जल्दी से। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, बेसिक नेचर डिक्रीजेस अलोंग द ग्रुप। LaOH मतलब लेंथेनम हाइड्रोक्साइड जो होगा मोस्ट बेसिक होगा, ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा लीस्ट बेसिक, और ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाएगा बेटा बेसिक नेचर। ठीक है, चलो तो रफ कर रहा हूं मैं इसको। अब रिएक्शंस लिख लेना, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी फिफ्थ या सिक्स जो भी हो, रिएक्शंस। और ये सेम वही एनसीईआरटी की रिएक्शंस ही लिखेंगे हम, है ना। एनसीईआरटी में देखना एक सर्कल में दिया हुआ है कि आपको लेंथेनाइड से रिएक्शन करानी है बेटा, है ना। एलन, एलन की रिएक्शन करानी है किससे, अगर मैं हेलोजन से कर दूं X2 से, तो ये LnX3 बनाएगा, है ना। क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है, तो हेलोजन के साथ X2 के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ये LnX3 फॉर्म करेगा। LnX3 किसके साथ बेटा, हेलोजन। दूसरा है वाटर के साथ, वाटर के साथ ये LnOH होल्ड थ्राइस प्लस H2 गैस
है ना। वाटर के साथ LnOH होल थ्राइस प्लस H2 गैस। कार्बन के साथ, है ना, कार्बन ऐसे लिख देता हूं मैं, कार्बन के साथ हीट करना है 2773 केल्विन पर। तो ये कार्बाइड्स बनाते हैं, है ना, कार्बन के साथ कार्बाइड्स बनाते हैं।